Hello students, this is Rupangi Dwivedi welcoming you in our YouTube channel RD Maths, and here in this video we are going to study about application of derivatives, that is chapter 6th of class 12th NCERT Mathematics। तो क्लास 12th की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 से, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में एक बच्चे का रिक्वेस्ट देखा है कि वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक को पढ़ना चाहता है। तो क्लास 12th की वीडियो हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर कवरिंग चैप्टर 6 टोटली हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे क्लास 12th को फिर से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कितने टॉपिक्स को करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो कि आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, एंड अवर सेकेंड टॉपिक विल बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इन दो टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे विद कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन योर एक्सरसाइज। तो ये वीडियो कंप्लीट करने पे आप एक्सरसाइज 6.2 तक बिल्कुल पूरी तरीके से सब कुछ समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता क्या है? ठीक है, आपने एक टर्म सुना होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में अंतर क्या है? क्योंकि मैंने देखा है ए और डी को लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल ऐसे टर्म से डिनोट कर रहे हैं। हियर डी इज नॉट डिफरेंशिएशन, डी इज डेरिवेटिव। सो व्हाट इज डेरिवेटिव? देखिए, आपने डिफरेंशिएशन किया है किसका? एक्स का। ठीक है, जब हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं डी ओवर डी एक्स, और किसी भी एक्सप्रेशन का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जो हमने डी ओवर डी एक्स किया है किसी भी वैल्यू का, ये जो मेथड है या ये प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन ये है तो डेरिवेटिव क्या है? ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बोलती है डेरिवेटिव। ये क्या होता है? डेरिवेटिव। अब आप समझे, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव। और जो डिफरेंशिएशन करते हैं, जो वो प्रोसेस होती है, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में आपको मतलब समझ में आया। डेरिवेटिव एक टर्म है। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव इज अ टर्म जो कि डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में होता है, एंड डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस जो कि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई या विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस क्या हैं इस चैप्टर में। जो हमारा ये जो चैप्टर है ये बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो एप्लीकेशन का मतलब उसके यूजेस, एप्लीकेशन का मतलब उसके यूजेस। मींस ये जो डेरिवेटिव है आपका डी ओवर डी एक्स, इसके यूजेस क्या हैं हमारी रियल लाइफ में, इसके क्या काम है, इसको हम जैसे देखिए, आपने डिफरेंशिएशन किया, उस डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपका डेरिवेटिव निकल के आया है, उसका आपको इस रियल वर्ल्ड में क्या यूज़ है, तो ये हम इस चैप्टर में जानेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, जितने भी तरह के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स फॉर एग्जांपल मैं फिर से बताती हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव। और जो इस डेरिवेटिव को निकालने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। समझे आप? तो इसमें हम जानेंगे कि क्या यूजेस हैं इन डेरिवेटिव्स के। ठीक है, सबसे पहला यूज़ है आपका
इन डेरिवेटिव्स को यूज़ करने का, जो कि है हम ये पता लगा सकते हैं कि क्वांटिटीज़ में क्या चेंज आ रहा है, क्वांटिटीज़ में क्या चेंज आ रहा है किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अनदर या विद रिस्पेक्ट टू अदर। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक रियल लाइफ से एग्जाम्पल लिया। देखिए, आप जितना तेज आपने वॉक किया, आपकी वॉक स्पीड जितनी ज़्यादा है, ठीक है, उतना ज़्यादा आपने डिस्टेंस कवर किया, उतना ज़्यादा आपने डिस्टेंस कवर किया। समझ रहे हैं आप? आपकी जो वॉकिंग स्पीड जितनी ज़्यादा है, आपने उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर की। तो ये क्या है? ये हमें बता रहा है कि कैसे क्वांटिटी आपकी चेंज हो रही है, कैसे आपका स्पीड आपकी डिस्टेंस को चेंज कर रहा है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कितना आपने हार्डवर्क किया, कितना आपने हार्डवर्क किया बता रहा है कितने आप सक्सेसफुल हुए। ठीक है, तो ये आपकी क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, मोर हार्डवर्क मोर सक्सेसफुल। ठीक है, दूसरी चीज, एग्जाम्पल, कितना एसी का टेम्परेचर आपने डाउन किया, जो आपको गर्मी लगना बंद हो गई। ठीक है, आपको कोल्ड लगना स्टार्ट हुआ। तो ये क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर एसी का कम कर रहे हैं, आपको ठंड लगना स्टार्ट हो रही है। तो आपकी जो ठंड है ये किस पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पे एसी के टेम्परेचर से। आपकी जो वॉकिंग स्पीड है ये किस पे डिपेंड कर रही है? आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है। देखिए, आप स्पीड को कम कर लीजिए तो क्या होगा? तो आपकी डिस्टेंस बहुत लेट कवर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक डिस्टेंस है। ठीक है, आपने स्पीड को बढ़ाया तो आपने इस वक्त ये डिस्टेंस इतनी कवर कर ली। मे भी कुछ स्पीड कम रहता तो आप डिस्टेंस ये ही कवर कर पाते। तो आपकी जो डिस्टेंस है, जो आपकी डिस्टेंस है, जो आपकी डिस्टेंस है वो स्पीड से किस हिसाब से चेंज हो रही है? ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा। और मैंने बोला था डी ओवर डी एक्स क्या होते हैं? हमारे डेरिवेटिव। तो आप समझे डेरिवेटिव का यूज़ क्या है? डेरिवेटिव का यूज़ है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपकी कोई क्वांटिटी वाई कितना चेंज हो रही है। यहाँ पे ये मतलब है आपके पहले टॉपिक का। ठीक है, सेकंड, हम डेरिवेटिव का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? डेरिवेटिव का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, थर्ड, हम डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे? किसी भी कर्व में इक्वेशन ऑफ स्लोप निकालने के लिए या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स के यूज़ हैं। आपकी बुक में भी ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें मैंने बोला आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, डेरिवेटिव्स के यूज़ क्या क्या हैं। पहला यूज़ कि कोई क्वांटिटी कितनी हद तक चेंज हो रही है दूसरी क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में। समझ गए आप? दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल डी वाई ओवर डी एक्स, देखिए ये एक डेरिवेटिव ही तो है। डेरिवेटिव क्या है? डी ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब वाई कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये होता है। सेकेंड, क्या यूज़ है? कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ये हम पता लगा सकते हैं। थर्ड, हमारा क्या यूज़ है कि कोई कर्व या फिर कोई ग्राफ, ठीक है, जब हम बनाते हैं कोई कर्व बनाते हैं किसी ग्राफ पेपर पे, तो हमें ये पता लगाना है कि ये कर्व की इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, जो कि आपने कोऑर्डिनेट सिमेट्री में पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ स्लोप कैसे निकालते हैं
और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, हम इसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आगे जब टॉपिक्स क्लियर करूँगी तो मैं आपको ये तीनों यूजेस बताऊँगी। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। मैंने आपको डिस्कस किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का यहाँ पे क्या मतलब है। कोई क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कोई भी टर्म या कोई क्वांटिटी y है, ठीक है, वो कितना चेंज हो रही है किसी दूसरी क्वांटिटी x के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, उस x को मद्देनज़र या ध्यान रखते हुए कोई क्वांटिटी y कितना चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स इसलिए हैं ताकि आप समझिए, ये मैथमेटिकल्स एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम्पल सिर्फ उतने हैं जो आप समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, लाइट का ऑन होना। लाइट कितने लेवल पे ऑन करेंगे, आपने देखा है लाइट का एक लेवल होता है, जैसे यहाँ किया तो फ्लैश लाइट छोटी जली, यहाँ किया तो और लेवल 1 लेवल 2, मीन्स लाइट का लेवल जितना ज़्यादा बढ़ेगा, अंधेरा कितना होगा, डार्कनेस की क्या होगी, कम होगी। डार्कनेस क्या होगी, कम होगी। तो ये जो डार्कनेस है ये डिपेंड कर रही है किस पे, लाइट पे। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ओवर ये लाइट और डार्कनेस। अब आप समझ रहे हैं ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। लाइट के थ्रू डार्कनेस कितनी चेंज कर रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब हम मैथमेटिकल एग्जांपल्स लेते हैं, ये मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जब हम डेली लाइफ से एग्जांपल्स उठाते हैं तो उसके बाद मैथमेटिकल एग्जांपल समझना इजी हो जाता है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, डी एस ओवर डी टी, या फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है आपने। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या है, अगर हमको ये निकालना है डी एस ओवर डी टी कि स्पीड में कितना चेंज आ रहा है या डिस्टेंस, स्पीड में कितना चेंज आ रहा है टाइम पे, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। ये आपने पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। और स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, एक मिनट मैं नई स्लाइड करूँ, यहाँ समझाती हूँ अच्छे से। देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, टाइम के बढ़ने से, टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस हमारी कम हो रही है। कब, जब हम एक स्पीड से चलते जा रहे हैं। ठीक है, जब हम एक स्पीड से चलते जा रहे हैं तो डी ओवर डी टी इंटू डी, इसका मतलब क्या है, इस टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस हमारा कम होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकले, आप अपने होम से निकले और आपको कहाँ जाना है, आपको स्कूल जाना है। ठीक है, यहाँ पे टाइम हो रहा था 7 o'clock और लगभग यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:10। ठीक है, मीन्स 10 मिनट्स में आपने कुछ डिस्टेंस तय कर दिया, आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो अगर ये टाइम बढ़ाएं हम, मीन्स अगर हम 20 मिनट्स का देखें तो हो सकता है आप और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दें। ठीक है, अगर हम टाइम कम कर दें तो हो सकता है आप डिस्टेंस कम कवर करें। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो टाइम के साथ जो डिस्टेंस हमारा चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब हमारी स्पीड चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, कि कैसे एक क्वांटिटी दूसरे की वजह से चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, डी वाई ओवर डी एक्स, ये टर्म आप यहाँ पे बहुत पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, x को चेंज करने पे या x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो टर्म ऊपर लिखा जाता है वो चेंज होता है, y चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब। अच्छा, देखिए, चेंज हमेशा पॉजिटिव या फिर निगेटिव दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ये कैसे, देखिए, इंक्रीज भी तो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज़ देखती हूँ, कोई सर्कल है अभी इतना, किसी टाइम पे
मीन्स टाइम 7 o'clock पे आपका सर्किल इतना बड़ा है जिसका रेडियस 1 है। किसी टाइम 7:10 पे मैंने बोला आपका सर्किल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब बताइए कि ये टाइम के हिसाब से कितना इसने एरिया चेंज किया, आप बता देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो इंक्रीज हो रहा है साइज। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है साइज। तो ये जो चेंज है वो इंक्रीमेंट में आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई सर्किल है 1 यूनिट रेडियस का और ये सर्किल छोटा हो जाता है हाफ यूनिट रेडियस पे, तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम x मान लें, से y मान लें, तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो हमारा निगेटिव होगा। अगर कभी डेरिवेटिव, सुनिए, अगर कभी डेरिवेटिव निगेटिव में दिया गया है, इसका मतलब जो चेंज हुआ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ है। ठीक है, जो चेंज हुआ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ है। ठीक है, और अगर कभी dy/dx आपका पॉजिटिव दे दिया गया है, इसका मतलब चीज़ इंक्रीज हुई है, जो चेंज हुआ है वो इंक्रीमेंट में हुआ है। फिर से एक बार समझाती हूँ। आपका रेट ऑफ चेंज क्या होता है, क्वांटिटीज का चेंज होना। ठीक है, और ये आपका डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब है y चेंज हो रहा है आपके विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर सपोज y इंक्रीज नहीं होता, y डिक्रीज भी तो हो सकता है। किसने बोला कि y सिर्फ इंक्रीज होगा। अगर y डिक्रीज हुआ तो हमारा डेरिवेटिव निगेटिव में आएगा। मीन्स y यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अगर हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो हमें पता चलता है कि y हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब आप पहला यूज समझे डेरिवेटिव का क्या है, ये हमारा डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव का यूज हमारा ये निकल के आता है कि अगर डेरिवेटिव हमारा निगेटिव निकल के आ जाता है तो हमारा y डिक्रीज करेगा, और अगर हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव निकल के आता है तो हमारा y इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं डेरिवेटिव से कि कोई चीज़ कितनी चेंज कर रही है, और चेंज किस में हो रहा है, इंक्रीजिंग वे में हो रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आपका रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या कितनी क्वांटिटीज़ के हिसाब से चेंज कर रहा है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का मतलब समझ में आया कि कोई चीज़ किसी वैल्यू से कितनी चेंज कर रही है। ठीक है, देखिए ये अब आपका एक्सरसाइज 6.1 है। आपके 6.1 से पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो एक ही है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अगर आपको dy/dx का मतलब समझ में आ गया तो ये सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज। समझ गए, रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें। किसका निकालना है, ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, ये हमें लिख लेना है πr²। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मैंने क्या बोला, दो चीज़ें आपको देखनी है कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल dy/dx का मतलब क्या है, y चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले d/dr, रेडियस को क्या मान लिया, r, और चेंज क्या हमें निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। तो a ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वांटिटी को आप क्या समझेंगे कि रेडियस बढ़ने या घटने के साथ में आपका एरिया चेंज होगा। क्या होगा, आप खुद देखिए, कोई सर्किल है, ठीक है, उसका आप रेडियस बढ़ाइए रेडियस घटाइए, आपका एरिया अपने आप घटेगा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रेडियस हमने 1 लिया तो सर्किल का एरिया छोटा है, अगर मैंने रेडियस थोड़ा बड़ा ले लिया तो सर्किल का एरिया भी तो बढ़ गया। तो जो एरिया ऑफ का जो सर्किल है वो किस पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। रेडियस बढ़ाने या घटाने पे आपका एरिया बढ़ेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं।
तो हमें निकालना है डी ए ओवर डी आर, मीन्स एरिया का चेंज रेडियस के कंपेयर में कैसा होगा। सबसे पहले एरिया क्या है, एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आपको पता है, पाई आर स्क्वायर में आ जाएगा 2 पाई आर। ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, 2 पाई आर। अब हमें ये रेट ऑफ चेंज, सबसे पहले हमने निकाल दिया रेट ऑफ चेंज, और ये किस पे निकालना है, जब आपका आर 3 सेंटीमीटर हो। बस अब हमें कुछ करना नहीं है, आर को 3 सेंटीमीटर रख देना है, आर को 3 सेंटीमीटर रख देना है। तो आपका रेट ऑफ चेंज, इसको हम लोग डेल से डिनोट भी करते हैं। डेल का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, किसी भी चीज़ का चेंजमेंट होना। 2 पाए आर का वैल्यू रख देंगे 3, आंसर क्या आ गया हमारा 6 पाई, 6 पाई सेंटीमीटर। ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। अब हमारा आता है सेकेंड क्वेश्चन, आंसर क्या है 4 सेंटीमीटर। सेम आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रख दीजिए, जो आपका रेट ऑफ चेंज निकल के आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा 8 पाई, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, जिसका आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, बस आपको ये लिखना सीखना है, ठीक है। सेम हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। सबसे पहली चीज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एट द रेट। रेट का मतलब, रेट जहां लिख के आ जाए आप समझ लीजिए डी ओवर डी कुछ होगा। इसका जो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया गया है ना, देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए अगर आप क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से ना समझे तो आप यहाँ पे देखिए, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब क्या है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब सेकेंड आपका नीचे होगा, ठीक है। सेकेंड आपका नीचे है, पर में है, मीन्स डिवाइड में है। सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, ये किसी का वॉल्यूम होगा, और सेकेंड क्या होता है, ये किसी का टाइम होगा। समझ में आ रहा है आपको, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होगा, टी क्या होता है, टाइम होता है। इट मीन्स जो आपका रेट है वो कहीं ना कहीं वी डिवाइडेड बाई टी के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या चेंज कर रहा है, वॉल्यूम आपका किसी रेट पे चेंज हो रहा है, मीन्स ये क्या दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ दिया गया है, मीन्स डी वी ओवर डी। अब आपको ये देखना है कि मैं नीचे क्या लिखूं, क्योंकि उसने ये नहीं दिया कि चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। पुराने वाले क्वेश्चन में उसने दे दिया था विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, चेंज किस रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा टी। टी क्यों आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया गया, एस, एस फॉर सेकेंड, मीन्स उसने टाइम दिया है। मीन्स 1 सेकेंड में, इसका मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है। 2 सेकेंड में 16 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 3 सेकेंड में 24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप समझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। बस ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, देखते हैं, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, जब हमारा लेंथ 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसने दे दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ए क्यूब या फिर एक्स क्यूब ले लीजिए, ठीक है। अगर हमारी साइड क्या है, एक्स, डी ओवर डी टी एक्स क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का हो जाएगा dx ओवर dt, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू दिया गया है 8। अब आप समझ रहे हैं, इसका वैल्यू दिया गया है 8। यहाँ से हमने निकाल लिया dx ओवर dt का वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आप इसको रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है सरफेस एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा अगर वॉल्यूम इस हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया आपके क्यूब का क्या होता है, सर्फ, ये सारे फॉर्मूले पहले तो याद होने चाहिए, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6x स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा, टाइम से ही चेंज होगा सरफेस एरिया।
तो हमने सरफेस एरिया की जगह रख दिया 6x²। क्या निकला? 12x मल्टीप्लाइड बाई dx/dt। इसलिए हमने dx/dt निकाला था क्योंकि ये हमें निकालना था। और पुराने क्वेश्चन में हमारा dx/dt कितना है? 8 डिवाइडेड बाय 3x²। कितना है? 8 डिवाइडेड बाय, दोबारा एक बार चेक करती हूँ, कितना है? 8 डिवाइडेड बाय 3x²। 8 डिवाइडेड बाय 3x²। बस। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है? 3 4 12 and x is divided by x. It is 24 divided by x. अब इसने x का वैल्यू भी दिया हुआ है। इसने बोला है जब साइड हमारी कितनी हो? जब साइड हमारी 12 सेंटीमीटर हो। और साइड हमारी क्या है? x। साइड हमारी क्या है? x। तो ठीक है, हम x की जगह 12 को रख देंगे। आंसर इज 2। ठीक है, तो हमारा सरफेस एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है? सरफेस एरिया हमारा चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस हिसाब से। तब आपको क्वेश्चन समझ में आया आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको कुछ देगा कि कोई चीज़ किस हिसाब से चेंज कर रही है, और पूछेगा कोई दूसरी चीज़ किस हिसाब से चेंज करेगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ अ सर्किल। अब आप इसको अंडरलाइन करते रहिए। द रेडियस ऑफ अ सर्किल, रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है, इज इंक्रीजिंग। और कैसी चेंज हो रही है? इंक्रीज कर रही है। मीन्स हमारा जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव रहेगा। यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस हमारी चेंज हो रही है, तो dr/d, नीचे का भी नहीं बताया कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, लेकिन आपको ये यूनिट देख के समझ में आ गया होगा कि ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है? सेकेंड। ठीक है, तो dr/dt आपका है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है तो उसका एरिया किसके रिस्पेक्ट में चेंज कैसे करेगा? जब रेडियस हमारा क्या होगा? 10। आर उसने कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। और उसने आपसे पूछा है dA/dt क्या होगा। ठीक है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल हमारा होगा πr²। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? πr²। तो जब हम d/dt πr² करेंगे, आंसर होगा आपका 2πr dr/dt। ठीक है, 2πr dr/dt। और dr/dt आपको क्वेश्चन ने दे दिया है, जो कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 3। तो अब हम dr/dt का वैल्यू पुट कर देंगे, 2πr मल्टीप्लाइड बाई 3। आंसर हो गया हमारा 6πr। आंसर हो गया 6πr। और अब आपको r का ये जो वैल्यू गिवन है ये आपको रख देना है, तो आंसर हो जाएगा 60π। ठीक है, इस हिसाब से आपका एरिया चेंज हो रहा है। नाउ वर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 6.1 एक्सरसाइज का। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज है क्वेश्चन में। चेंज क्या है? द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। ये चेंज है। अगर कोई चीज़ डिक्रीज करती है तो आपको डेरिवेटिव किस हिसाब से लिखना है, मैं वो बताना चाह रही हूँ। लेंथ आपकी चेंज हो रही है x की, किसी रेक्टेंगल की। देखिए, अगर कोई रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ होगी और इसमें ब्रेड्थ होगी, या फिर लेंथ इसको ले लीजिए, ब्रेड्थ इसको ले लीजिए। ठीक है, लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। अब क्या है? लेंथ क्या कर रही है? लेंथ डिक्रीज कर रही है। मीन्स ये चीज़ छोटी होती जा रही है। लेंथ ऐसे ही तो डिक्रीज होगी। कोई बॉक्स है, अभी इतना रह गया, कोई बॉक्स है, फिर और छोटा हो गया, तो लेंथ हमारी डिक्रीज करती जा रही है। तो लेंथ हमारी क्या है? x है। उसने दिया हुआ है लेंथ आपकी क्या है? x है। ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगी? अब हम देखते हैं। 5 सेंटीमीटर पर मिनट, हर मिनट में 5 सेंटीमीटर लेंथ डिक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉक्स इतना बड़ा है और आपकी हर मिनट में 5 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है, मीन्स 5 और कम हुई, और कम हुई, और कम हुई, मीन्स 3 मिनट में 15 सेंटीमीटर कम हो गई। तो इस हिसाब से हमारी चीज़ें डिक्रीज कर रही हैं। तो इस dx/dt हमारे क्या दे दिया? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, एंड एक चीज़ और हो रही है, विड्थ हमारी इंक्रीज करती जा रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए, x क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस।
ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपका डेरिवेटिव नेगेटिव कब होगा, जब कोई चीज़ डिक्रीज करेगी, और आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा, जब कोई चीज़ इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ पता चली कि डी वाई ओवर डी टी क्या होगा, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। आपको समझ में आया? बस ये हमें लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि डी एक्स ओवर डी टी का वैल्यू हमारा क्या है, डी एक्स ओवर डी टी हमारा है -5 एंड डी वाई ओवर डी टी इज 4, प्लस का 4, वाई प्लस का 4, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग। तो अगर कभी भी आपका डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आप कह दीजिए ये इंक्रीज कर रहा है, अगर निगेटिव आ जाए कोई पूछे तो कह दीजिए डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर। ये जो वैल्यूज देता है ना, जब x 8 होगा y 6 होगा तो आप बताइए कि आपका पैरामीटर कितना चेंज होगा, इसका मतलब क्या है, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे देखिए, पुराने में उसने क्या बोला, 5 सेंटीमीटर के हिसाब से हमारा डिक्रीज कर रहा है लेंथ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के हिसाब से हमारा डिक्रीज कर रहा है। सपोज ये कोई हमारा रेक्टेंगल है जो कि 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो तभी अगर ये 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर का ही बचेगा। ठीक है, ये नया होगा हमारा। और अगर हमारा विड्थ 4 सेंटीमीटर पर मिनट की उसे इंक्रीज कर रहा है, तो मान लीजिए विड्थ हमारा 2 है, लेट हमारा विड्थ यहाँ पे 2 है, समझने की बात है कि चेंज होता क्या है, 2 है। और अगर ये 4 सेंटीमीटर और बढ़ जाए तो हमारा नया जो रेक्टेंगल बनेगा वो क्या बनेगा, जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रेड्थ होगी 6 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इस कंडीशन पे आपने कितना एरिया चेंज किया है, समझ रहे हैं आप, ये पूछना चाहते हैं। तो उसने पूछा है पेरीमीटर किस हिसाब से चेंज होगा। क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर किस हिसाब से चेंज होगा। पेरीमीटर क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2x प्लस 2y। अगर हमारा ये क्या है, लेंथ है, और y हमारी क्या है, ब्रेड्थ है। तो देखिए 2 डी एक्स ओवर डी टी प्लस 2 डी वाई ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि था -5, एंड डी वाई ओवर डी टी है हमारा प्लस का 4। -5 एंड डी वाई ओवर डी टी इज अवर प्लस का 4, इट इज -10 प्लस 8, आंसर इज -2। -2 से अब आपको क्या समझ में आया कि आपका पेरीमीटर क्या हुआ है, पेरीमीटर आपका डिक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हमारे सारे एक्सरसाइज 6.1 के आप क्वेश्चंस कीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट था हमारा 6.1 तक, वो था सिर्फ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब पता करना। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का जहां मतलब पता चला वहां से सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपसे बनने लगेंगे। Now the second topic and also the last topic of this video is increasing and decreasing function. सबसे पहले देखिए AOD मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक ये भी है कि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ये आप पता लगा सकते हैं। लेकिन फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक डायग्राम, एक फंक्शन लिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। मैं बोल रही हूँ इसका डायग्राम बनाइए। क्या आपको डायग्राम बनाना आता है। ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, y क्या होगा हमारा 0। ये एक पॉइंट हमने रख दिया। x इज इक्वल्स टू 0 पे y हमारा 0 होगा, तो हमने ये एक पॉइंट मान लिया कि वो क्या होगा हमारा ऑरिजिन। क्या होगा ऑरिजिन। जब x हमारा 1 है तो y कितना होगा 1 होगा ऑब्वियसली। तो 1 यहाँ, अगर 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे है। x हमारा जब -1 होगा तो y हमारा 1 होगा, तो x -1 पे y 1 होगा। x जब 2 होगा तो y हमारा 4 होगा, मीन्स x 2 पे y इज़ 4 और x -2 पे y इज़ 4। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा u के शेप में। ठीक है, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है।
देखिए, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, हमें बस ये चीज़ यहाँ पे सीखनी है। जैसे जैसे ये वैल्यू मैं बढ़ा रही हूँ, ये x का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर मीन्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और ग्राफ डिक्रीज जब किया तब इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कब होगा, इंक्रीज तब होगा जब ये इस डायरेक्शन में जाएगी, तभी तो यहाँ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ -8 है, यहाँ -2 है, तभी मीन्स ये वैल्यू बड़ी है ना हमारी। तो ये डायरेक्शन में ग्राफ हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम इस डायरेक्शन में ही देखेंगे कि ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखिए, इस पॉइंट पे ग्राफ हमारा ऊपर है, ठीक है, बट इन दिस पॉइंट ग्राफ का वैल्यू क्या है, नीचे। इसके मुकाबले ग्राफ के वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, नीचे। तो ये ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन पे जाने पे डिक्रीज कर रहा है। अब आप समझे डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब क्या है। डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब है कि कोई भी वैल्यू जब यहाँ बढ़ाई जाती है, तो ये y की वैल्यू बढ़ती जाती है या घटती जाती है। ये होता है हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, y इज इक्वल्स टू 2x। अगर मैंने ये ले लिया, देखिए जब हमने x को 1 लिया तो y हमारा 2 हो गया। जब x को 1 लेंगे तो y ऑब्वियसली 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2। अब हम x को बढ़ाते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे ताकि हम देखें कि, एक मिनट, जब हमारा x 1 था तो y हमारा क्या था, 2 था। x की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे, 2 ले लिया, तो y हमारा बढ़ा या घटा, ये बताइए। y इज ऑब्वियसली इंक्रीज किया, ये बस देखना है। जब हमने x इंक्रीज किया, फिर हमने x और इंक्रीज कर दिया, तो y हमारा क्या हुआ, y हमारा इंक्रीज हुआ। ठीक है। अगर हम कोई दूसरा ग्राफ ले लें, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू -2x। देखिए, x का वैल्यू मैंने बढ़ाया तो y का वैल्यू कुछ आया, x का वैल्यू मैंने और बढ़ाया तो y का वैल्यू डिक्रीज किया। y का वैल्यू क्या किया, डिक्रीज किया। तो ये क्या है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये क्या है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग समझे, डिक्रीजिंग मतलब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस आएगा। इंक्रीजिंग मतलब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो एओडी आपका कैसे पता लगाता है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आप हमेशा ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन में आप हमेशा ग्राफ नहीं बना सकते, कुछ कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी आ जाती हैं। तो ये हमें डेरिवेटिव का यूज़ है कि कैसे पता लगाना है। देखिए, हम अपना पहला डेफिनेशन देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहली डेफिनेशन कह रही है कि कोई नंबर हैं दो, x1 एंड x2, जो कि किसी इंटरवल में बिलोंग करते हैं। इंटरवल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंटरवल है 0-10। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से लेती हूँ 0 एंड 10। ये एक इंटरवल है। इंटरवल का मतलब 0 से लेके 10 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़, रियल नंबर की वैल्यूज़, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, सारी एग्जिस्ट करती है इस इंटरवल में, एक्सेप्ट दिस 0 एंड 10। ठीक है। तो बोल रहा है कोई x1 और x2 है जो कि इसके अंदर बिलोंग करता है। x1 एंड x2 इसके अंदर कोई भी बिलोंग करता है, तो x1 हमारा 1 हो सकता है, x2 हमने कुछ और ले लिया, 8 ले लिया। ठीक है। अब फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कब, इंक्रीजिंग होगा कब, जब आपका x1 x2 से छोटा है। देखिए, हम कोई एक ग्राफ ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 2x, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। अगर आपका x1 क्या हुआ, x2 से छोटा हुआ, अगर आपका x1 x2 से छोटा हुआ, और अगर आपका fx1 fx2 से छोटा हो गया। fx क्या होता है, fx होता है हमारा y। ठीक है। fx कहीं कहीं पे भी fx लिखे, इट मीन्स इट इज y। ठीक है। तो y का वैल्यू हमें चेक करना है। x1 पे y होगा हमारा 2, और x2 पे y होगा हमारा 16।
तो ये क्या बोल रहा है, अगर x1 छोटा हुआ तो उसका वैल्यू भी छोटा होना चाहिए। x1 छोटा हुआ तो x1 का वैल्यू भी छोटा होना चाहिए। तो क्या अगर x1 यहाँ पे छोटा है तो क्या y1 छोटा है? ऑब्वियसली y1 y2 से छोटा है। तो ये ग्राफ क्या हुआ, ये ग्राफ हुआ इंक्रीजिंग। ये ग्राफ क्या हुआ, इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या अंतर है ये बाद में जानेंगे। और डिक्रीजिंग क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन वो होगा कि अगर आपने कोई x1 लिया जो कि छोटा है और उसका वैल्यू बड़ा निकल आता है। x1 आपने 1 लिया, x2 आपने 8 ले लिया, ग्राफ आपने ले लिया y इज इक्वल्स टू -2x का। ठीक है, तो x1 पे आपका y1 का वैल्यू आ जाएगा, x1 पे आपका y1 का वैल्यू आ जाएगा -2, ये आपका पहला वैल्यू आ गया। और x2 पे आपका y का वैल्यू आ जाएगा -16। अब बताइए छोटा कौन सा है, छोटा आपका वो है जिसका नंबर बड़ा था। ये कहना क्या चाह रहा है, अब आपको समझ में आया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम पता कैसे लगाते हैं, ये ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए एक ग्राफ है आपका, ये कोई नंबर है x1 और ये कोई नंबर है आपका x2। यहाँ पे हम y डिनोट करते हैं या फिर fx डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कोई नंबर है fx1, ये कोई नंबर है fx2। ठीक है, ये fx1 का मतलब जब हमने वैल्यू x1 रखा, यहाँ पे fx2 का मतलब जब हमने वैल्यू x2 रखा। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ अगर हम इसका देखें तो ऐसा बन जाएगा, ये कोई ग्राफ बना। ठीक है, देखिए x1 छोटा होगा इस लाइन के हिसाब से, ऑब्वियसली x1 छोटा होगा x2 से। अगर आपका fx1 भी छोटा होगा, देखिए fx1 इस वक्त क्या है, मान लीजिए कोई वैल्यू है 2, ये मान लीजिए कोई वैल्यू है 4, तभी तो fx1 नीचे है क्योंकि fx1 छोटा है। x1 छोटा है तो fx1 भी छोटा है। तो देखिए x2 जैसे ही बढ़ाया, जैसे ही हमने x की वैल्यू बढ़ा दी, क्या y की वैल्यू बढ़ी? हाँ बढ़ी, तो इसलिए ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग। अब आप उस डेफिनेशन का मतलब समझे, जो मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया है ये सेम चीज़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अगर आपका x1 छोटा हुआ तो आपकी जो उसकी इमेज आएगी वो भी क्या होगी, वो भी छोटी होगी। ठीक है, वो भी क्या होगी, वो भी छोटी होगी। अब हम दूसरी कैटेगरी लेते हैं कि मान लीजिए आपका x1 छोटा है और आपकी उसकी इमेज बड़ी निकल आती है, तो ये डिक्रीजिंग कैसे होगा। देखिए x1 की इमेज बनी ये fx1, और x2 जैसे ही हमने ये कोई चीज़ बढ़ाई तो इमेज आपकी ये बन गई fx2। मतलब x1 की इमेज fx1 और x2 की इमेज fx2। ग्राफ हमारा कैसा बना, कुछ ऐसा। अब आप देख रहे हैं x1 पे वैल्यू कुछ थी जो कि थी 4, x2 पे वैल्यू 2 थी। हमने जैसे ही x1 को बढ़ा दिया, y क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, y 4 से 2 हो गया। इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। मीन्स जब आपका x1 छोटा था, fx1 क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, और स्ट्रिक्टली लग जाए तो क्या मतलब होता है। स्ट्रिक्टली मतलब बहुत स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली मतलब बहुत स्ट्रिक्टली बढ़, देखो टीचर्स स्ट्रिक्ट होते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट का मतलब वही है। देखिए इंक्रीज कोई चीज़ कब होती है, मैं नंबर नंबर से समझाती हूँ। 2 3 5 7, देखिए ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। 2 3 3 4 5 7 7 8, क्या ये बढ़ रहा है, ये भी तो बढ़ ही तो रहा है, अल्टीमेटली बढ़ ही रहा है। यहाँ पे दो वैल्यूज सेम आ गई पर उसके बाद भी बढ़ रहा है, क्या ये डिक्रीज कर रहा है, नहीं, ये डिक्रीज नहीं कर रहा। तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग और इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है, मीन्स कोई भी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे सेम नहीं होगी, क्या जाती है कि बढ़ती जाएगी। यहाँ पे दो वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली आगे जाके बढ़ेगा। सेम हमारी डिक्रीजिंग के लिए लगता है, अगर कोई वैल्यू इस हिसाब से चल रही है, फॉर एग्जांपल 8 8 7 6 6 5 4 3, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 8 7 6
5 मीन्स किसी पॉइंट पे दो वैल्यूज सिमिलर नहीं आएंगी, इक्वल नहीं आएंगी। इसीलिए मैंने आपका ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग को हम यहाँ पे देखिए, अगर हम डिनोट करें ना तो इंक्रीजिंग को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मीन्स हमेशा जो पहली वैल्यू होगी वो छोटी होगी, मीन्स चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और इंक्रीजिंग को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू x2, मीन्स लेस देन भी हो सकती है और इक्वल्स टू भी हो सकती है। डिक्रीजिंग को ग्रेटर हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को ग्रेटर ही होगी, इक्वल नहीं होगी। ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन यहाँ पे बोल रही है, जो मैंने अभी आपको बताया कि डेफिनेशन आपकी क्या बोल रही है कि जब कोई फंक्शन x1 और x2 किसी इंटरवल से बिलोंग करेंगे तो आपका एक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कब, जब आपका x1 छोटा हुआ तो उसकी वैल्यू भी छोटी हुई। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब करेगा, जब सिर्फ लेस देन का साइन होगा। और डिक्रीजिंग कब करेगा, जब अगर आपका x1 x2 से छोटा होगा और आपका fx1 fx2 से बड़ा होगा। अब आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई। तो इसके थ्रू आप यहाँ पे क्वेश्चंस निकालेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है। जैसे ये क्वेश्चन है, शो डैट द फंक्शन एफ एक्स 7x-3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। कोई रियल नंबर पे ये इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका x1 या x2 कोई भी नंबर बिलोंग करता है रियल नंबर से, आपने ले लिया, जिसमें आपका x1 छोटा है x2 से। साइड से हम कोई नंबर मान लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में। फॉर एग्जाम्पल 3 इज लेस देन 4। 3 भी रियल नंबर है, 4 भी हमारा रियल नंबर है। देखिए जब हम उसका 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी छोटा रहेगा। 7 में मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये छोटा है, तो अभी भी ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब हम दोनों साइड -3 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी ये क्या छोटा रहेगा, देखते हैं। 21 - 3 28 - 3, ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इसका मतलब हमारा जो fx1 है, ये वैल्यू देखिए 7x - 3 हमारा क्या था, fx था, और x की जगह x लिखना है तो x1 की जगह हम x1 लिख देंगे, इज लेस देन fx2। ठीक है, तो आपको समझ में आया, व्हेन x1 इज लेस देन x2 तो हमारा क्या निकल के आ गया, fx1 भी लेस देन क्या है, fx2। इट मीन्स फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। समझ गए फंक्शन कैसे इंक्रीज किया, उसकी वैल्यू भी छोटी आई। ठीक है, इस हिसाब से हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। एक हमारी डेफिनेशन एक और दी गई है, वो क्या दी गई है, लेट x0 बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, उसमें से हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि था x0, कोई भी एक पॉइंट, देन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। f इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा किस पे डिपेंड करता है, अगर कोई ओपन इंटरवल आए इसमें बिलोंग करता है और वो पूरा इसमें इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए। वो ये कहना चाह रहा है, देखिए जैसे x0 मैंने मान लिया 2 बिलोंग करता है R में, कोई ओपन इंटरवल लीजिए जिसमें 2 बिलोंग करता है, जो कि मैं ले सकती हूँ 1,3, इसमें 2 बिलोंग कर रहा है, और ये इंटरवल किसका है, ये भी रियल नंबर का इंटरवल है। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है अगर ये इंटरवल के थ्रू हमें पता चल जाए कि फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन सिर्फ इस इंटरवल पे नहीं इंक्रीज करेगा, ये पूरे रियल नंबर पे इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर आपका कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है किसी वैल्यू x0 पे, किसी भी एक नंबर पे, तो इसका मतलब, और वो नंबर किसी इंटरवल का डोमेन है और रियल नंबर का डोमेन है, इसका मतलब वो फंक्शन पूरे के पूरे रियल नंबर पे इंक्रीज करेगा। और अगर यही फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो वो पूरे रियल नंबर पे डिक्रीज करेगा। ये जो मैंने क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में आप देखिए मैंने एक दो नंबर मैंने सिर्फ लेट कर लिए थे, जो कि थे हमारे x1 और x2। ठीक है, और हमने बता दिया यहीं से कि फंक्शन जो है ना आपका पूरे रियल नंबर पे इंक्रीज कर रहा है। ये आपके डेफिनेशन 2 से निकल के आया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। एक थ्योरम है, वो क्या कह रही है, हम इसको भी देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहना चाह रही है, ये बोल रही है लेट f बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन a, b
let f be a continuous function on a comma b and differentiable on open interval a comma b। continuous किस पे है? क्लोज इंटरवल पे। और डिफरेंशिएबल किस पे है? ओपन इंटरवल पे। तो हम कैसे पता चलें कि f इंक्रीजिंग है? मैंने भी दो तरीके बताए। अगर f इंक्रीजिंग है तो हम निकाल लेंगे x1 लेस देन x2 है, तो fx1 भी लेस देन fx2 होगा। लेकिन समटाइम्स हमारे लॉग के टर्म्स आ जाते हैं, साइन के टर्म्स आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स आ जाते हैं। तो इनमें पता लगाने के लिए हमारी ये थ्योरम काम आती है कि इनमें हम कैसे, अगर सिर्फ अलजेब्रिक फॉर्म्स आए, फॉर एग्जांपल 7x-2 ऐसे करके कोई भी टर्म्स आता है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लॉगरिथम आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसमें प्रॉब्लम होती है कि ये इसके थ्रू हम पता नहीं लगा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ, x1 अगर आपका x2 से छोटा है तो क्या लॉग हमेशा छोटा होगा? ये पता लगाना होता है आपको। तो देखिए थ्योरम आपकी क्या बोल रही है, थ्योरम आपकी बोल रही है एफ आप कब पता लगाएंगे कि इंक्रीजिंग है। एफ ऐसे पता चलता है जब हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना, तो हम उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखिए अभी हमने एक चीज़ पढ़ी, देखिए डेरिवेटिव किसी फंक्शन का अगर पॉजिटिव आ गया तो मीन्स ये जो वाई फंक्शन है, जो वाई फंक्शन है ये इंक्रीज कर रहा है, ये मैंने पढ़ा था। डेरिवेटिव अगर आपका निगेटिव आ गया, मैंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज अभी जस्ट थोड़ा पहले, तो मीन्स आपका ये जो वाई फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। और डेरिवेटिव अगर आपका जीरो आ रहा है मीन्स कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। अब आप समझ रहे हो, कोई चेंज हो ही नहीं रहा, मीन्स अभी भी वो चीज़ 10 थी, बाद में भी 10 रही, बाद में भी 10 रही, बाद में भी 10 रही, मीन्स रेट ऑफ चेंज मीन्स चेंजमेंट कितना हो रहा है इसमें? ज़ीरो। तो वो फंक्शन कांस्टेंट है। फंक्शन क्या है? कांस्टेंट। मींस इसमें ना तो कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है ना कोई चीज़ डिक्रीज कर रही है। सेम चीज़ जो हमने पढ़ी है वो बस एफ डेस एक्स के फॉर्म में है। एफ डेस एक्स को ही तो डी वाई ओवर डी एक्स बोलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, एफ आपका इंक्रीजिंग होगा कब? जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाए। उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाए। पॉजिटिव का मतलब क्या है? ग्रेटर देन जीरो। अगर उसका डेरिवेटिव निगेटिव आ जाए या लेस देन ज़ीरो आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ इज डिक्रीजिंग। कांस्टेंट कब होगा? जब आपका एफ डैश एक्स ज़ीरो आ जाए। ज़ीरो का मतलब समझ रहे हैं? अभी भी आप 10 नंबर लाते थे, कल भी आप 10 नंबर लाए थे और कल भी 10 नंबर लाएंगे, मीन्स आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ज़ीरो है। ठीक है, तो ये थ्योरम आपने पढ़ ली। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या। हमने पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मीन्स ये हम किससे निकालते हैं? ये हम निकालते हैं डेरिवेटिव से। अगर हमारे डेरिवेटिव्स डी ओवर डी एक्स वाई अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो मीन्स वो क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है। अगर हमारा नेगेटिव आता है तो वो क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है। फिर हमने पढ़ा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन 1, जिसमें हमने पढ़ा अगर x1 लेस देन x2 है और fx1 भी लेस देन fx2 आ जाता है तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और x1 ग्रेटर देन x2 है और fx1 लेस, देखिए ये मैंने fx2 है तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये अब आप समझ जाइए सेम चीज़ है। x1 अगर लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 है। देखिए इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए, सेम चीज़ लिखिए। x1 मैंने यहाँ बड़ा कर दिया तो उसका वैल्यू मैंने छोटा कर दिया, x1 यहाँ पे छोटा है तो उसका वैल्यू मैंने बड़ा कर दिया, इसलिए दोनों फंक्शन डिक्रीज होंगे। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आएगा तो फंक्शंस इंक्रीज कर रही है। हमने क्या पढ़ा? अगर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। एफ डेस एक्स अगर आपका लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। और एफ डेस एक्स अगर आपका इक्वल्स टू ज़ीरो है तो फंक्शन हमारा कांस्टेंट है। अभी तक हमने ये पढ़ लिया। तो हमारी एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज find the intervals in which the function fx is equals to 2x square minus 3x is increasing and decreasing। तो देखिए जिसमें हमें ये पता लगाना है कि फंक्शन
कौन से इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, किसी पॉइंट पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन किसी पॉइंट पे सडन आके, किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन डिक्रीज करना शुरू कर दिया होगा। इसलिए वो पूछ रहा है बताओ कौन से इंटरवल तक ये इंक्रीज करेगा, कौन से इंटरवल तक ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट निकालना है, हमें वो पॉइंट निकालना होता है कि किस पॉइंट से आपके फंक्शन ने सडनली चेंजमेंट स्टार्ट कर दिया, मीन्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते करते सडन डिक्रीज करा, हमें वो पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो वो पॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मीन्स उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, तो हम उसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव जैसे ही हम इसका करेंगे हमें आंसर मिलेगा 4x माइनस 3। ठीक है, और जो भी इसका डेरिवेटिव है उसको हम इक्वल्स टू में ज़ीरो रख देंगे ताकि हम वो पॉइंट निकाल सकें, ताकि हम वो पॉइंट निकाल सकें जहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, या फिर डिक्रीज कर रहा था इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो ये पॉइंट हमें जब हम इन दोनों को ज़ीरो रखेंगे इक्वल्स टू में, तो हमें मिलेगा एक पॉइंट जो कि होगा 3/4। मीन्स इस 3/4 पे आपका फंक्शन या तो चेंज हुआ है। ठीक है, 3/4 समथिंग 0.7, ये हमने लिख लिया। अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे ताकि हम पता करें कि हमारे इंटरवल क्या क्या बनेंगे। ठीक है, हमें अपने इंटरवल निकालने हैं यहाँ पे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये एक आपकी नंबर लाइन है ये आपकी एक नंबर लाइन है, ये हमारा 0 होगा, ये कोई पॉइंट होगा 3/4। ठीक है, 0 के आगे, क्योंकि 0.7 हमारा एक पॉइंट निकला है। ठीक है, तो इस 3/4 पे हमारा ग्राफ ने चेंज हुआ है। तो एक इंटरवल आपका क्या बनेगा, देखिए ये पॉइंट्स हमारे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, तो आपके दो इंटरवल बनेंगे, एक इंटरवल ये 3/4 के पहले की चीज़ें, एक इंटरवल 3/4 के बाद की चीज़ें। यहाँ से ही तो आपका चेंजमेंट हुआ है, तो आपके दो इंटरवल बन गए, एक हुआ माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक और एक हुआ आपका 3/4 से इन्फिनिटी तक। तो हमें देखना है कि कौन से इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज किया है, कौन से इंटरवल पे आपका फंक्शन डिक्रीज किया है। ठीक है, तो पहला इंटरवल हमारा है माइनस इन्फिनिटी से 3/4। ठीक है, तो हमारा एफ डेस एक्स क्या आया था, एफ डेस एक्स आया था 4x माइनस 3। तो हम इस इंटरवल से कोई एक पॉइंट उठाएंगे। देखिए 3/4 आपका यहाँ पे है, इससे पहले का कोई पॉइंट आप उठा लीजिए, -2 ले लीजिए, -2 इस इंटरवल में होगा ना, -2 इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो हमें वो वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो क्या आएगा 4 -2 -3, साफ साफ पता चल गया कि हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इट मीन्स एफ डेस एक्स आपका लेस देन 0 है, किस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी और 3/4 इंटरवल में। ठीक है, सेकेंड हमें करना है, दिस इज अवर फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल हमें लेना है 3/4 कॉमा इन्फिनिटी का। कोई एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि 5, कोई भी वैल्यू आप लेके देखिए, आपका इंटरवल पूरे इंटरवल वही डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। ठीक है, किसी जो उस वैल्यू पे करेगा ना वही पूरा इंटरवल इंक्रीज करेगा। देखिए अब हम लेते हैं एफ डेस 5, 5 रखने पे आपकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब इस इंटरवल में आपका एफ डेस एक्स पॉजिटिव आ रहा है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी है, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर आपका एफ डेस एक्स पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स आपका फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज। और अगर आपका एफ डेस एक्स लेस देन 0 है, इट मीन्स आपका फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। और इंटरवल हमने निकाल ही लिया कि आपका एफ डेस एक्स 3/4 कॉमा इन्फिनिटी इंटरवल में क्या है, इस इंटरवल में क्या है आपका, इस इंटरवल में आपका एफ डेस एक्स पॉजिटिव है। तो आपका आंसर आ गया
कि एफ डेस एक्स आपका 3/4 कॉमा इन्फिनिटी पे इंक्रीज करेगा एंड माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3/4 पे डिक्रीज करेगा। तो ऐसे करके आपको सबसे पहले बस इंटरवल निकालना है। तो अब आप अपना आंसर समझ गए कि किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, 3/4 कॉमा इन्फिनिटी पे, और डिक्रीज किस पे करेगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3/4 पे। ये आपका आंसर है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 डिग्री फंक्शन पे। तो इसमें आपको इंटरवल कैसे निकालना है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्या बोल रहा है, आपको इंटरवल निकालने हैं इस पे। एफ एक्स आपका क्या दिया गया है, एफ एक्स आपका है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन करने पे आंसर आएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब क्या करना है, हमें इसको इक्वल्स टू में ज़ीरो रखना है। इक्वल्स टू पे क्या करना है, ज़ीरो रखना है। ज़ीरो रखने पे ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के सामने आ जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबको पता है, ठीक है। ये हमारा आ गया। इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स हमारे यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी 6x² माइनस 3x प्लस 2x एंड लास्ट में क्या है, माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। 6x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो दो वैल्यूज़ आई, जब हम x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, एक में हम x प्लस 2 0 रखेंगे, तो दो वैल्यूज़ क्या आ गई, -2, 3। मीन्स कोई एक ग्राफ होगा, ये है हमारा -2, ये है हमारा 3, ये है इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी। मीन्स जो ग्राफ है वो इन दो पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स पे ग्राफ चेंज हो रहा है। तो इंटरवल्स हमारे क्या बनेंगे, इंटरवल्स हमारे बनेंगे, एक तो -2 से पहले क्या कंडीशन होगी, एक -2 और 3 के बीच में क्या कंडीशन होगी, और एक 3 के आगे क्या कंडीशन होगी, करेक्ट। तो तीन इंटरवल बने, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 -2 3 एंड 3 इन्फिनिटी। समझ गए। तो अब हमें चेक करना है कि एक एक इंटरवल पे हमारा एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डेस एक्स हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो एफ डेस एक्स आपका क्या था, 6x माइनस 3 एंड x प्लस 2। इंटरवल आपका क्या आया, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 -2 3 एंड 3 इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमें देखना है, देखिए इसके पहले की कोई चीज़ उठानी है, -2 से पहले -3 ले लेते हैं। यहाँ पे -3 रखने पे ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, एंड यहाँ पे -3 रखने पे ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। मीन्स नेगेटिव और नेगेटिव जब ब्रैकेट खुलेगा तो मीन्स आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। -2 और 3 के बीच में 0 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 0 ले लिया। 0 लेने पे ये वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 3 आपका क्या होगा, x माइनस 3 आपका माइनस होगा और x प्लस 2 आपका प्लस होगा। मीन्स ये वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव। 3 इन्फिनिटी मीन्स 4 ले लेते हैं। 4 लेने पे आपका पहला ब्रैकेट खुलेगा तो ये होगा पॉजिटिव एंड सेकेंड इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो आपको पता चल गया कि एफ डेस एक्स आपका यहाँ है ग्रेटर देन 0, यहाँ है लेस देन 0 एंड यहाँ पे है आपका ग्रेटर देन 0। मीन्स इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 यूनियन 3 इन्फिनिटी पे आपका फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड इस फंक्शन पे आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं कि आपका फंक्शन किस पॉइंट पे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, अगर आपको इंटरवल्स निकालने हैं। और अगर आपको ये निकालना है कि फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करेगा, उसके लिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, लेट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स। ये क्वेश्चन मुझे आपके हिसाब से थोड़ा टफ लगा, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ लॉग साइन एक्स। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, आपको क्या करना है, एफ डेस एक्स निकालना है, क्योंकि हमें अगर हमें ये पता चल जाए कि आपका एफ डेस एक्स क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरा फंक्शन आपका क्या है। ये हो जाएगा 1/sin x एंड sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका cos x बाय sin x या फिर cot x। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये हम ग्राफ से समझेंगे, ये हम ग्राफ से समझेंगे। देखिए, मैं एक तरफ बनाती हूँ साइन एक्स का ग्राफ, एक तरफ बनाती हूँ कॉस एक्स का ग्राफ। ये दो ग्राफ याद कर लीजिए, आपको कॉट एक्स का ग्राफ, टेन एक्स का ग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं। साइन एक्स आपका ऐसे मूव करता है, ठीक है, ये है आपका साइन एक्स का ग्राफ। ये दो ग्राफ याद कर लीजिए बस, साइन एक्स कॉस एक्स के सारे सवाल आपके हो जाएंगे। ये है आपका कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है पाई/2, दिस इज 3 पाई/2, दिस इज 2 पाई। समझ रहे हैं, ये पूरा एक आपका एक हुआ, बीच में आधा कर दिया, ठीक है, ये आपका ग्राफ। ये 0, आधा करेंगे तो पाई/2 एंड पूरा करेंगे तो पाई, फिर ये हो गया आपका 3 पाई/2, ये हो गया आपका 2 पाई। ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। पहला इंटरवल हमें क्या लेना है, पहला इंटरवल हमें ये पता लगाना है कि 0, पाई/2 पे क्या कर रहे हैं। 0, पाई/2 पे हमारा कॉटेक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखिए फर्स्ट इंटरवल है 0, पाई/2। देखिए 0, पाई/2 पे हमारा ग्राफ साइन एक्स का कैसा जा रहा है, साइन एक्स का कैसा है, ये वैल्यूज हमारी होती है पॉजिटिव में और 0 के नीचे होती है हमारी निगेटिव में, ठीक है। तो 0, पाई/2 पे हमारा ग्राफ पॉजिटिव में है, ठीक है। 0, पाई/2 पे हमारा साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव, और 0, पाई/2 पे हमारा कॉस एक्स क्या है, पॉजिटिव। वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, ग्राफ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, हम साइन एक्स का नहीं देख रहे, हम किसका देखेंगे, कॉट एक्स का। तो कॉस एक्स हमारा क्या है 0, पाई/2 पे पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब 0, पाई/2 पे अगर हम देखें कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होगा, 0, पाई/2 पे एफ डेस एक्स में कॉस एक्स भी हमारा पॉजिटिव है और साइन एक्स भी हमारा पॉजिटिव है। इट मीन्स टोटल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। मीन्स एफ डेस एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या इन्होंने दिया, पाई/2, 2 पाई। इसमें देखते हैं पाई/2 और 2 पाई में, पाई/2 और 2 पाई में, देखिए पाई/2 एंड पाई में ये साइन एक्स कैसा है, पॉजिटिव, साइन एक्स तो ऊपर है ना, पॉजिटिव है। लेकिन पाई/2 और पाई में कॉस एक्स कैसा है, निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव में आ गया, ठीक है, नीचे ग्राफ हमारा नीचे हो गया। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी इसमें, इसमें हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स हमारा निगेटिव एंड साइन एक्स हमारा पॉजिटिव। तो टोटल हमारा क्या आ गया, निगेटिव। मीन्स एफ डेस एक्स आपका क्या होगा, लेस देन 0। इट मीन्स आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप करिए, ये आप कर लेंगे। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या दिया गया, लॉग कॉस एक्स। तो जब आप एफ डेस एक्स निकालेंगे तो ये निकलेगा माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए 0, पाई/2 पे, 0, पाई/2 पे आपका साइन एक्स कैसा होगा, यहाँ पे बना लेते हैं साइन एक्स का। 0, पाई/2 पे आपका साइन एक्स होगा पॉजिटिव, ठीक है, माइनस पहले से है, ये माइनस यहाँ पहले से है तो पॉजिटिव होगा। और कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स का ग्राफ आपका ये है। तो 0, पाई/2 पे आपका 0 और पाई/2 पे आपका कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो टोटल आंसर क्या आ गया, माइनस प्लस प्लस मीन्स माइनस, निगेटिव,
ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन 0, π/2 पे क्या कर रहा है, डिक्रीज। ये एफ डेस एक्स का वैल्यू। अब हमने नेक्स्ट लेना है 3π/2, 2π। ठीक है, 3π/2, 2π। 3π/2 लिखते हैं, 0, π/2, 2π/2 एंड 3π/2 एंड 2π मीन्स ये किसकी बात चल रही है यहाँ पे, यहाँ पे बात चल रही है इस चीज की, इसकी। ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। और यहाँ पे cos x में आपका 3π/2 क्या होगा, आपके डायग्राम cos का याद कर लीजिए, 0, π/2, 2π/2, 3π/2, ये हो गया 3π/2 एंड दिस इज अवर 2π। तो यहाँ बात चल रही है आपके इस ग्राफ की, यहाँ बात चल रही है आपकी इस पार्ट की, दिस पार्ट। ठीक है, इसमें आपको इस पार्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पे हमारा sin x क्या होगा, निगेटिव। एंड इस इंटरवल में कोई भी बीच का वैल्यू ले लो, आपका cos x क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका ग्राफ क्या हो गया, इंक्रीजिंग। ग्राफ क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो ऐसे करके आपको निकालना है कि आपका कौन सा ग्राफ लॉगरिथम में, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव से हम निकाल सकते हैं कि फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ठीक है, अब हमारा एओडी में हमारे 2 टॉपिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। आप एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन का एक वीडियो अलग से ले आऊँगी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो। अदरवाइज़ अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक थर्ड टॉपिक है जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा कंप्लीट करेंगे और इसके साथ आपका एओडी पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को भी हेल्पफुल आ सकता है क्लास 12th के बच्चों को, तो आप उन्हें सेंड कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।